हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पोल साइंस की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। देखिए, ये हमारा कुल मिलाकर के अगर हम टोटल करें तो ये हमारी 4th सीरीज रहेगी क्लास 10th एसएसटी की। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए थे लीडर्स बैच। लीडर्स बैच में हमने क्या किया था कि आपके जो चैप्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, उनको हमने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था और छोटी छोटी वीडियोज़ हमने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद आप ही की डिमांड पर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था कि दूसरा बैच लेकर के आए थे जिसको हमने नाम दिया था जीनियस बैच। उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद थर्ड जो हमारी सीरीज थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी, जिसमें हमने विद सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपके साथ शेयर किए थे। ये हमारी 4th सीरीज रहेगी और इस सीरीज को हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारी भागम भाग सीरीज रहेगी। यानी कि इसमें हम मोटे तौर पे देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो 1 मार्कर क्वेश्चन हो, चाहे वो 3-5 मार्कर क्वेश्चन हो, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, आपको क्या करना है इस सीरीज में आपको देखिए पूरा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि कौन से क्वेश्चंस है जहां पे आप अटक सकते हो, लटक सकते हो, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। यानी कि ये हमारा क्विक रिवीजन बैच रहेगा। अब देखिए, इस सीरीज में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे वो कौन से रहेंगे? देखिए, एक सिंपल सा फंडा होता है। सिंपल सा फंडा कौन सा होता है? देखिए, जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ हमारे ध्यान में आती है। जैसे अगर हम एक्सपीरियंस टीचर से अगर हम देखें, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा तो वो आपको बताएगा कि ये वाले टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो किस बेस पर होता है? देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा फोकस भी उन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा इस सीरीज में। इसके साथ साथ हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं उनको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th पोल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोल देते हो। उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और आज ही आपको बाकी चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि हम विद इन 2 डेज सभी चैप्टर्स है आपको दे दें ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाओ, ठीक से आप रिवाइज कर पाओ। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी इन बेल्जियम। हमें बताना है कि बेल्जियम में बहुसंख्यक के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, मेजोरिटी कौन सा होता है? मेजोरिटी का मतलब होता है कि चाहे हम लैंग्वेज के बेस पे बात करें, चाहे हम रिलीजन के बेस पे बात करें, चाहे हम किसी भी वे से बात करें, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मेजोरिटी ग्रुप मानते हैं। ओके, तो बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं, दीज आर द डच स्पीकर। लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करें, कौन है? डच स्पीकर है। 40% वहां पर कौन से हैं? फ्रेंच स्पीकर्स है। ओके, तो मेजोरिटी कौन सा ग्रुप है? मेजोरिटी जो लिंग्विस्टिक भाषाई ग्रुप है वो है डच स्पीकर। तो मेजोरिटी ग्रुप कौन सी भाषा बोलता है? डच लैंग्वेज, डच भाषा। ओके, हो गया क्लियर? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच कम्युनिटी वाज मोर वेल्दी एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सा समुदाय सबसे अधिक धनवान और शक्तिशाली था? तो वो था माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी। यानी कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय है वो ज़्यादा धनवान था। देखिए, मेजोरिटी में कौन सा था? 59% जो डच हैं वो, और माइनॉरिटी कौन से थे? फ्रेंच स्पीकर 40%। लेकिन पावरफुल और वेल्दी यही ग्रुप था। यही वहाँ पर जो भी सिविल वॉर वगैरह होता है तो उसका मेन रीज़न यहीं से निकल के आता है कि उन्हें लगता था कि भाई हमारा हक है, ये वाले मार रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विच कम्युनिटी वाज मोर वेल्दी और पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सा समुदाय सबसे अधिक धनवान और शक्तिशाली था? तो दैट वाज द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी। उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। देखिए, इस चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई है। एक बेल्जियम की केस स्टडी है, सेकंड वन श्रीलंका की केस स्टडी है। छोटा सा इजी सा ये हमारा चैप्टर है, तो इसमें श्रीलंका से रिलेटेड और कुछ बेल्जियम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे जो कंक्लूजन निकलेगा इस चैप्टर का, उससे रिलेटेड रहेंगे। तो इसमें बात की जा रही है कि व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इन 1948, यानी कि हमारी आज़ादी के लगभग 1 साल के बाद श्रीलंका वो आज़ाद होता है।
उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटेरियनिज्म। ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है? मेजोरिटेरियन एक समुदाय को हम बोलते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, और मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है ये हमें बताना है। इनकी बहुसंख्यक की बात नहीं करनी, बहुसंख्यक तो हम समझ चुके हैं ना, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। जैसे आपकी क्लास में सपोज कीजिए कि 20 स्टूडेंट्स आर देयर और आउट ऑफ 20 12 गर्ल्स हैं, 8 बॉयज़ हैं, तो 12 गर्ल्स हैं वो मेजोरिटी में है। ओके, और अब ये मेजोरिटेरियनिज्म या फिर बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि व्हेन द मेजोरिटी कम्युनिटी rules according to itself and does not respect the need and wishes of the minority community, it is called majoritarianism। यानी कि जब बहुसंख्यक समुदाय है वो अपने अनुसार शासन करता है और अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता, तो इसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। यानी कि व्हेन मेजोरिटी कम्युनिटी ट्राई टू डोमिनेट ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज नोन एज द मेजोरिटेरियनिज्म, इसे हम बोलेंगे। यानी कि मेजोरिटी है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी की जो भी नीड है, उनकी जो भी विशेज है, उनको अगर इग्नोर कर दें तो उससे हम बहुसंख्यकवाद कहेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपके लिए बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रहेगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, व्हाट आर द टू मेन लैंग्वेजेस इन बेल्जियम। व्हाट आर द टू मेन लैंग्वेजेस इन बेल्जियम, कि हमें बताना है कि बेल्जियम में दो प्रमुख भाषाएं कौन सी है। विच आर द, यहाँ पे व्हाट नहीं, विच आर द टू मेन लैंग्वेजेस इन बेल्जियम। तो हमें बताना है बेल्जियम की दो प्रमुख भाषाएं कौन सी है। देखिए हमने बेल्जियम की केस स्टडी को चैप्टर में किया, तो हमने वहाँ पे क्या समझा, हमने वहाँ पे समझा कि देयर आर द 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप इन बेल्जियम। बेल्जियम में 3 भाषाएं, एक तो वहाँ पे डच है, 59% डच बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ द फ्रेंच, 40% है फ्रेंच स्पीकर है। एंड थर्ड वन इज़ द जर्मन, वो 1% के आसपास लोग हैं। तो मेन कौन से हैं? डच एंड फ्रेंच। ओके, एंड दिस विल बी आवर आंसर, फ्रेंच एंड डच, ये बेल्जियम की टू मेन लैंग्वेजेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताना है। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। देखिए बेल्जियम, जब एक टाइम ऐसा भी था कि बेल्जियम है वो पार्टीशन की तरफ जा रहा था, एंड आफ्टर दैट कि उन्होंने कुछ इस तरीके से बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया कि अभी ये जो ब्रुसेल्स है ये यूरोपियन यूनियन की भी कैपिटल है। ओके, सो ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रहेगा। 7th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, नेम 2 ग्रुप्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल्स के 2 ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि उनके नाम क्या है। देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन पाया जाता है, मतलब वहाँ पर भी पूरा रायता फैला हुआ है। वहाँ पे क्या है, 74% जो पीपल है दीज आर द सिंहला स्पीकर्स। ओके, सिंहला भाषा को वो बोलते हैं। और वहाँ पर 18% है दीज आर द तमिल स्पीकर्स। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं, इन तमिल स्पीकर्स देर आर द 2 सब ग्रुप्स। यहाँ पे 2 ग्रुप है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से वाले ग्रुप हैं। ओके, सो देर आर द 2 सब ग्रुप्स इन द तमिल स्पीकर्स इन श्रीलंका। फर्स्ट वन इज द श्रीलंकन तमिल्स, दीज आर द 13%, एंड सेकेंड वन इज द इंडियन तमिल्स, दीज आर 5%। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स were made to the Constitution of Belgium between 1970 to 1993। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट 10 ईयर्स में से लास्ट 4-5 ईयर्स आपके एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड जो आपके एग्जाम है उनमें रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1970 टू 1993 के बीच में जो बेल्जियम का संविधान है उसमें कितने संशोधन हुए, कितने बार चेंज हुए हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा 4 अमेंडमेंट्स, 4 टाइम्स वहाँ पर अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो तीसरे प्रकार की सरकार है वो कौन सी है? देयर इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार है। देखिए अपने यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ देयर इन बेल्जियम, देन अपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा ही वहाँ पर है। वहाँ पर एक अलग अनूठी सरकार है, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार जिसको कहेंगे। वो क्या है कि वो हर एक कम्युनिटी के अलग है। फ्रेंच स्पीकर्स, डच स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स, दे हैव देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो उनकी अलग ही है, जो उनकी लैंग्वेज, उनके एजुकेशन एटसेट्रा के जो डिसीजंस होती है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती है। तो ये एक अनूठी सरकार है, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट और द सामुदायिक सरकार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हेन वाज सिंहला लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। जो सिंहला लैंग्वेज है उसको कब श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो देखिए, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इन इंडिया वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियली तौर पे। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी है? अगर हम हिंदी को इंक्लूड करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है अपने यहाँ पे। श्रीलंका में क्या किया गया था कि दे डिक्लेयर्ड ओनली वन लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, और सबको कह दिया कि भाई अगर काम करना है, एग्जाम देना है, पढ़ना है, जॉब लगना, तो आपको सिर्फ सिंगला लैंग्वेज आनी चाहिए, बाकी किंतु परंतु कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये कब ऐसा किया गया था? इट वॉज डन इन 1956, 1956 में उन्होंने सिंगला भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था श्रीलंका की, एंड दैट वाज ए पार्शियलिटी, क्योंकि जो तमिल स्पीकर्स थे उनको इग्नोर किया गया था। ओके, उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और सिविल वॉर तक की बात पहुंच गई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। 11 हमारा क्वेश्चन है, विच रिलीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। किस धर्म को श्रीलंका में राजकीय धर्म घोषित किया गया, ये हमें बताना है। सो दैट वाज बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म, ऑफिशियल जो वहाँ का रिलीजन है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो 74% सिंहला स्पीकर्स हैं, दीज ऑल पीपल आर कौन से? ये बुद्धिस्ट है। ठीक, इसलिए बौद्ध धर्म को है, क्योंकि मेजोरिटी की पावर थी तो मेजोरिटी ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने शुरू कर दिए, और जो वहाँ का बुद्धिज्म जो रिलीजन है, बौद्ध धर्म है, उसको ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। दिस वन विल बी द लास्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। व्हाट इज सिविल वॉर? गृह युद्ध क्या होता है, ये हमें बताना है। देखिए, वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज और ग्रुप्स इन ए कंट्री इज नोन एज द सिविल वॉर। यानी एक ही देश के जो 2 समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, उनके बीच में जो हिंसा अगर हो जाए तो उसे हम सिविल वॉर कहेंगे। जैसे श्रीलंका का केस हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या हुआ था, श्रीलंका में जो तमिल्स थे और जो वहाँ सिंहला स्पीकर्स थे, उनके बीच में एक लंबा कन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध चलता है एक तरीके से। किसके? बाहर से कोई हमला करने नहीं आया था, वो देश की ही 2 कम्युनिटी थी, तो उसे हम सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध कहेंगे। ओके, तो ये रहेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। और ये कौन से क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं और आगे भी इस बार भी रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 3 मार्कर या 2 मार्कर की बात करें तो कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस बनते हैं, और क्लियर कट है कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं तो यही रहेंगे आपके। ओके, इसमें एक तो रहेगा आपका राइट एंड नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के निर्जातीय संगठन पर आपको नोट लिखना। आपको बताना है कि बेल्जियम में क्या, तो पहले तो आप बताओगे कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ओके, उसके बाद आप बताओगे देयर इज ए कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। देखिए यहाँ की निर्जातीय जो बनावट है बड़ी कठिन है। ओके, 2 पॉइंट आपके यहाँ से निकल गए। फिर आप बताओगे कि इन बेल्जियम 59% जो लोग हैं दीज आर द डच स्पीकर। उसके बाद आप क्या बताओगे? उसके बाद बताओगे 40% आर द वहाँ के लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स है, 1% वहाँ के जर्मन स्पीकर्स है। ओके, ये सब कुछ बताओगे और एंड में आप इंक्लूड कर सकते हो कि वहाँ पर ऐसा कुछ कहाँ है, ऐसा कुछ है कंप्लीट कंट्री में। जबकि ब्रुसेल्स की बात करें, देयर इज ए डिफरेंट सिनेरियो, वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो, वहाँ पे 80% जो लोग हैं ब्रुसेल्स में वो आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% वहाँ पे डच स्पीकर है। तो ये हो जाएगा वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। 3 मार्कर में इतना लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, 2 और 3 मार्कर में, राइट अ नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के ऊपर सेम तरीके से बताओगे कि श्रीलंका इज अ स्मॉल कंट्री इन द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में एक छोटा सा देश है, और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन है नियर अबाउट, इट इज़ इक्वलेंट टू द हरियाणाज पॉपुलेशन के लगभग आसपास है। उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद बताओगे कि श्रीलंका का भी जो एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये भी काफ़ी जटिल है। यहाँ पे 74% जो लोग हैं वो सिंहला स्पीकर्स है। लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करें, सिंहला बोलते हैं। 18% जो लोग हैं दीज आर द तमिल स्पीकर्स, जिसमें 2 सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। यहाँ पे 13% जो हैं वो श्रीलंकन तमिल्स है, 5% है वो इंडियन तमिल्स है, यानी कि टोटल 18% है ये। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम रिलीजन के बेस पे बात करें तो 74% जो सिंहला स्पीकर्स है, ऑल दीज पीपल आर द बुद्धिस्ट। जबकि जो तमिल स्पीकर्स है दीज आर द हिंदूज
एंड और द मुस्लिम्स, ये हिंदू है या फिर ये मुस्लिम है। इसके साथ साथ 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। तो ये सब कुछ बन के हो जाएगा यहाँ का निर्जातीय संगठन। तो वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक। तो ये होपफुली आपने जब केस स्टडी किया तो ये सब कुछ आपके ध्यान में होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 और 3 मार्कर में, वो है आपका व्हाई डिड तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका फील एलिनिएटेड। देखिए, जो तमिल कम्युनिटी थी उनको अलगाव महसूस क्यों हुआ, तो इसके कई सारे कारण थे। कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसके कारण उनको लगा कि भाई हम तो बाहर रह गए, हम तो इस देश के ही लोग नहीं हैं। ओके, क्या क्या हुआ था, जैसे सबसे पहले हम बताएंगे कि 1956 की अगर बात की जाए, श्रीलंकन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि सिंहला जो भाषा थी उसको राजकीय भाषा घोषित कर दिया, अकेली सिंहला भाषा को। इसका मतलब था कि अगर जॉब वगैरह में कहीं पर भी तो जो सिंहला स्पीकर्स थे उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। आफ्टर सम टाइम्स दे डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज देयर ऑफिशियल रीजन टू, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रीजन डिक्लेयर कर दिया। थर्ड चीज़ क्या की, थर्ड चीज़ ये की गई कि दे डिड द पार्शियलिटी, उन्होंने पार्शियलिटी की थी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा, एंड प्रेफरेंसेस वर गिवन टू द सिंहला स्पीकर्स, उनको प्रेफरेंसेस दी गई थी। सो ड्यू टू ऑल दीज स्टेप्स, ये जो सारे कदम थे उसके कारण जो श्रीलंकन तमिल थे उनको लगा कि भाई हम तो इस देश के निवासी नहीं है। ओके, सो दे फेल्ट एलिनिएटेड, उनको फील होता है, ठीक। यानी कि 3 काम हुए थे, कौन कौन से। एक तो देखिए कि 1956 में उन्होंने सिंहला भाषा को अकेली राजकीय भाषा डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म है उसको उन्होंने राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। उसके बाद वो भाषा के आधार पर भेदभाव करने लगे थे। तो ये 3 कदम थे जिसके कारण तमिल समुदाय उनको लगा कि भाई हम अलग थलग रह गए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए 2 और 3 मार्कर के लिए, वो रहेगा व्हाट वर द 3 मेन डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की 3 डिमांड्स कौन सी थी। पहली थी रीजनल ऑटोनॉमी फॉर द तमिल रीजन, जो तमिल रीजन था उसके लिए वो रीजनल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। ऑटोनॉमी का मतलब ये कि हमें भाई कुछ राइट्स दे दो, हम अपना चूल्हा चौका खुद चलाएंगे। जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा था, बेल्जियम में क्या हुआ था कि मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड वर गिवन टू द जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको दे दी गई थी। ओके, तो ऐसे ही कुछ ये डिमांड कर रहे थे कि हम अपना खुद देख लेंगे बंदोबस्त, आप हमें कुछ पावर्स दे दीजिए। पहली डिमांड थी दे वर डिमांडिंग द रीजनल ऑटोनॉमी। सेकेंड उनकी डिमांड थी दैट जो तमिल है शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, कि श्रीलंका में जो तमिल है उसको भी सिंहला के साथ साथ क्या किया जाए, इससे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। थर्ड थी देयर मस्ट बी द इक्वालिटी, देयर मस्ट हैव द इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स। तीसरी उनकी डिमांड थी कि सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे नॉर्म्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। श्रीलंका तमिल से उनके लिए भी एक जैसे राइट्स होने चाहिए। ये उनकी 3 प्रमुख डिमांड्स थी। क्लियर। तो ये रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद अगर 5 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वो क्लियर कट है आपके एग्जाम के लिए कि यहाँ से कौन से बनेंगे आपके। तो एक तो इसमें से फर्स्ट आपका बनेगा व्हाट इज पावर, फर्स्ट रहेगा व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है। देखिए पूरा चैप्टर हमने समझा तो यही समझाने की कोशिश की गई है। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। देखिए फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ओके, टू अवॉइड द वायलेंस, to avoid the social conflicts, for the equal development of the country, okay, and यूँ भी कह सकते हैं कि कम्युनल हार्मोनी के लिए, ओके, इसके साथ साथ दिस इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आप इस तरीके से बेसिक सी चीज़ें बताने कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए आपसी तनाव को दूर करने के लिए, ओके, देश की एकता के लिए, विभाजन को रोकने के लिए, ओके, सामाजिक विभाजन को रोकने के लिए, देश के एक समान विकास के लिए, देश के तेजी से विकास के लिए, और ये लोकतंत्र की आत्मा भी है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट्स है जिसको हमने अलग से सेपरेट भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपको बताना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर में इस चैप्टर में से, राइट एंड नोट ऑन द पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ द बेल्जियन। जो बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग है वो हमें बताना है कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का मॉडल बताना है कि उसमें क्या किया गया था। कि बेल्जियम की अगर हम बात करें, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार अपने संविधान को बदला था। उसमें दे डिड द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या क्या किया गया था। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ ये की गई थी कि उन्होंने ये डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट देयर शैल बी द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट
फ्रॉम ऑल द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से, जैसे फ्रेंच स्पीकर्स है, डच स्पीकर्स है, तो उनके मंत्रियों की संख्या एक बराबर रहेगी। ओके, सेकंड जो दूसरी चीज़ उन्होंने की थी कि मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स और वर गिवन टू द जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको दे दी गई थी। ठीक, जो वेलोनिया का इलाका था या जो फ्रेंच स्पीकर्स का इलाका था और जो डच स्पीकर्स का इलाका था, फ्लेमिश जो रीजन था वो था डच स्पीकर्स का और वेलोनिया था जो फ्रेंच स्पीकर का, तो उनकी गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दी गई थी। दूसरा अरेंजमेंट ये था। थर्ड अरेंजमेंट था कि इन ब्रुसेल्स दे सेट अप ए सेपरेट गवर्नमेंट एंड इन दैट टू दे डिसाइडेड दैट देयर शैल बी द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने तीसरी चीज़ ये की कि जो ब्रुसेल्स है उसमें अलग सरकार होगी, उसमें भी दोनों भाषाई समूहों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। यानी कि तीन चीज़ें समझ में आ गई ना। पहला ये कि उन्होंने संविधान में 4 बार बदलाव किए। दूसरा उन्होंने ये किया कि केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों के, दोनों भाषाई समुदाय के मंत्रियों की संख्या एक बराबर रहेगी। तीसरा उन्होंने ये किया कि केंद्रीय सरकार से काफ़ी सारी शक्तियाँ लेकर के उन्होंने राज्य सरकारों को दे दी। चौथा उन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया और उसमें भी दोनों जो कम्युनिटी थी उनके मंत्रियों की संख्या एक बराबर कर दी। और पांचवां जो स्टेप था, फिफ्थ की बात करें, तो उन्होंने क्या किया था कि दे सेटअप ए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक सामुदायिक सरकार है उसका गठन किया गया और मेनी पावर्स रिलेटेड टू द कम्युनिटीज वर गिवन टू दैट गवर्नमेंट। जो कई प्रकार की शक्तियाँ थी वो उस सरकार को दे दी गई कि भाई आप अपने अपने समुदाय का देखिए, कैसे शिक्षा देनी है, क्या कल्चर का करना है, कैसे डेवलपमेंट का करना है, लाइक दैट। ओके, तो ये सब कुछ किया गया था बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग में। वो सब कुछ आपको लिखना है। उससे पहले आप पावर शेयरिंग वगैरह बता दोगे, पावर शेयरिंग क्या होती है, लाइक दैट, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा थर्ड, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, कि इसमें हमें क्या बताना है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, देर आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है किसी भी देश में। एक तो है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो पावर शेयरिंग है, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं। ठीक, अंग कौन से होते हैं, जैसे आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं उसके। लेजिस्लेचर होता है, ओके, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। तो एक तो ये होता है जैसे अपने देश में किया गया, तीनों की अलग अलग पावर्स है ना, तो एक तरीका तो ये होता है कि पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, लंबवत सत्ता की साझेदारी। वर्टिकल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट को अलग पावर हमने दे रखी है। तो ये सेकंड एग्जांपल दे दोगे। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स। तीसरा हो जाएगा सोशल ग्रुप्स में आपका आ जाएगा, आप एग्जांपल दोगे जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे उनको शक्तियाँ दे दी गई। और फोर्थ रहेगा पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स, मूवमेंट एटसेट्रा। जैसे अपने यहाँ पर है अलग अलग राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, सोशल ग्रुप्स हैं, यूनियन है, उनको हमने कुछ पावर्स दे रखी है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपनी डिमांड रख सकते हो। तो ये भी एक सत्ता की साझेदारी है। ओके, तो ये सब कुछ आपको बताना है इस थर्ड क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी भागम भाग सीरीज है, आंसर, सॉल्यूशन, चैप्टर सब कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो मैंने रिसेंटली अभी शेयर किया था कुछ दिन पहले, वो है आपका क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट मैप वर्क। कंप्लीट मैप वर्क मतलब आपका जियो का, हिस्ट्री का जो भी मैप वर्क है, उसका सिलेबस, उसका सॉल्यूशन सब कुछ मैंने शेयर किया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई टैब के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें जाइए, या जीनियस बैच में जाइए, या फिर मैप वर्क की अलग से प्लेलिस्ट बना देगी, तो वहाँ से आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज़, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।